नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। कल हमने पढ़ा था, मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूं, मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में, और पदार्थ की अवस्थाओं पर आकर के हम रुक गए थे कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है। मैंने आपको ये बताया था मूल अवस्थाएं 3 होती हैं, फंडामेंटल स्टेट 3 होती है, और टोटल वैज्ञानिकों ने कितनी अवस्थाएं खोज ली हैं? तो भैया 5। इतनी खोज ली है तो 5 अवस्थाएं वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञात की जा अभी तक चुकी है। वो कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं, उनमें से हम शुरुआत में 3 और फिर 2 पढ़ने वाले हैं। तो भाई सबसे पहली अवस्था जो वैज्ञानिकों ने हमें बताई है, एक अवस्था जिसे हम ठोस कहते हैं। ये वैज्ञानिकों ने क्या, ये तो प्राचीन काल से ही पता है कि एक ठोस होता है, एक द्रव होती है और एक गैस होती है, जिसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पास होते हैं ना प्यारी, है ना। दोस्त याद रखे, देखो इसके मॉलिक्यूल कितने पास पास में हैं? जितने मॉलिक्यूल ज्यादा पास में होंगे उतना बल ज्यादा लगेगा और उतना ही आकार जो होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है? गुड इवनिंग, नमस्कार, जुड़ जाओ फटाफट। ठीक है। तो जो ठोस होते हैं इनके अंदर आकार मतलब की शेप, और आयतन मतलब की वॉल्यूम। ठीक है। इनके अंदर भी हम भैया आकार और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम। इनमें से जो सॉलिड है, ठोस है, इसमें आकार भी होता है, आयतन भी होता है। लेकिन द्रव के अंदर आकार नहीं होता, जिस पात्र में डालो वैसी हो जाती है, आयतन होता है। गैस के अंदर ना तो कोई आकार होता है ना कोई आयतन होता है, जितनी जगह मिले उतनी घेर लेते हैं साहब। ठीक है। तो भैया इनका शेप भी डिफाइनाइट है, वॉल्यूम भी डिफाइनाइट है। भैया इनमें शेप नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूम होता है, उनमें दोनों ही नहीं होते। दूसरी चीज बात कर रहे हैं, तो इनमें एक बल लगता है जिसे कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल। क्या कहते हैं हिंदी में? अंतर आणविक बल। अब जिसको ये बल के बारे में नहीं सुना हो, देखो हम आपको एक चीज बताते हैं। मंदिर में एक लंबी लाइन लगी हुई है, 1,000 लोग आए हुए हैं। चलिए मैं उज्जैन से हूं तो मैं बता देता हूँ, महाकाल मंदिर में लाइन लगी हुई है नए साल में, और 1.5 लाख लोग लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। कितने लगे हुए हैं? 1.5 लाख लोग। अब वो 1.5 लाख लोग जो दर्शन की लाइन में लगे हुए हैं, तो और मैं दर्शन करने जाता हूँ भैया 5 तारीख के दिन, जिस दिन नया साल नहीं था, उस दिन मात्र 1,000 लोग हैं। बताइए किस दिन प्रेशर कम होगा? है ना। तो वही आप कहोगे सर जिस दिन लोग कम होंगे उस दिन प्रेशर कम होगा, है ना। बेटा लिखते समय एक बच्चा कह रहा है साइड हो जाया करिए, हम राइट हैंड से लिखते हैं। और कभी आपने हिंदी में लिखने की अगर भाषा अगर आपने सुनी हो, तो लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। अब हम कितना भी कोशिश कर लें, हमारे हाथ की एक लंबाई निश्चित है। ठीक है। हमारे हाथ की एक लंबाई निश्चित है, तो आप सोचे कि हम तुरंत लिखने के बाद भाई हमारा हाथ ये ऐसे ही रहेगा तब जाकर के हम लिख पाएंगे। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि राम आया था। भाई हर एक एंगल होता है लिखने का, है ना, समझना। मैं लिखने के बाद उस जगह से हट जाऊंगा, लेकिन लिखो तब सामने मत आओ, तो भैया हमारा शरीर का ही हिस्सा है हाथ। ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। दूसरी बात कि बोर्ड इतना बड़ा है, 75 इंच का बोर्ड है, मतलब जो आपके घर में दीवार होगी उस आधी दीवार से बड़ा है ना। मैं अगर ऐसे खड़ा रहूं तो मैं कम से कम 2 3 4 5 6 7 8 बार खड़ा रह सकता हूँ। ठीक है। तो ये थोड़ा आपकी कॉपी नहीं है ये कॉपी इतना बड़ा नहीं है। और ना मैं लेफ्ट हैंड से लिखता तो ये बिल्कुल आपके लिए सही हो जाता कि मैं लिखता जाता और साइड में होता जाता, पर मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाता। अब मैं बचपन से ही राइट हैंड से लिख रहा हूं, तो उसमें मैं अब परिवर्तन तो अब कर नहीं सकता। अगर मैं ऐसे लिखता तो वो आपको बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट हैंड का टीचर भाई लिखेगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं राइट हैंड का हूं, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। मैं लिखने के बाद साइड हो सकता हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ। ठीक है। आइए यहाँ पर,
क्योंकि मेरा शरीर है और शरीर मेरे साथ आएगा। आप सोचो कि सिर्फ हाथ आ जाए आप नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर मैं इतना ही लिख पाऊंगा यहां से यहां तक बस। ठीक है, इतना हिस्सा लिखने के लिए मुझे आगे आना ही पड़ेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अनैतिक बातें करते हुए यार, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल की हम बात करें तो प्यारी दोस्त, ये जो बल होता है ना, ये जितने मोलिक्यूल पास में होते हैं उतना ज्यादा लगेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ये कहां लगता है, तो याद रखिएगा बिटवीन मॉलिक्यूल। ये कणों के मध्य लगता है। और ये जो बल आप यहां पर देख पा रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये सबसे ज्यादा किस में होता है, तो सबसे ज्यादा इस बल की अगर हम चर्चाएं करें तो ये सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद ये द्रव में होगा, और सबसे कम किस में होगा, तो गैस के अंदर ये जो होगा ये सबसे कम पाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा काई में है, ठोस में, सर्वाधिक ठोस में होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे कम किस में होता है, तो जिसके मोलिक्यूल देखो, वो गाना सुना है, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो जिसके मोलिक्यूल दूर उसका अंतराण्विक बल कम है, और जिसके मोलिक्यूल पास उसका अंतराण्विक बल ज्यादा है। ठीक है, तो जिसके मोलिक्यूल पास उसका अंतराण्विक बल ज्यादा, और जिसके मोलिक्यूल दूर उनका अब भाई सीधी सी बात है, जो बल होगा अंतराण्विक, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो कम होगा। दूरी बढ़ने पर बल, ऑब्वियसली बात है, आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक हो गया, दो हो गया। अब यहां पर हम तीसरे बिंदु की बात करें, हैं तुम तो गायब हो गई, कोई बात नहीं, तीसरा बिंदु, तीसरा पॉइंट। अगर ठोस, द्रव और गैस तीनों में तीसरे बिंदु को देखा जाए, तो एक पॉइंट निकल कर यह आता है कि सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको किया जा सकता है। संपीड़न का गुण सर्वाधिक किस में पाया जाता है, और कंप्रेशन का मतलब क्या होगा, अणु को पास में लाना। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम बस में जा रहे हो, तुम्हारे पास सीट पे कोई नहीं बैठा, कोई व्यक्ति आया, भैया हम इस सीट पर आप बैठे हुए, हम यहाँ बैठ जाएं, कि ठीक है बैठ जाओ। इस सीट पर आपका दोस्त बैठा हुआ, इधर आप बैठे हुए हैं। ठीक है, एक और लड़का आता है, भैया हम बैठ जाएं, तो आपका दोस्त का हमारी गोदी में बैठेगा, हैं। तो भैया समझ में आई कि नहीं आई बात, कहने का मतलब यह है, जगह होगी तो बिठाया जाएगा, नहीं होगी तो कहां से बिठाया जाएगा। कि सर बात तो सही है, तो मोलिक्यूल को इतना दबाया जाए, जैसे गुब्बारे को दबाना आसान है, कि पानी की बोतल को दबाना आसान है, कि भाई साहब एक लोहे के टुकड़े को दबाना आसान है, सर कहो बलून को दबाना सबसे आसान है। मतलब गैस के मोलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो जिसके मोलिक्यूल दूर हैं उसको दबाया जा सकता है। तो भाई कहने का मतलब कि यहां पर मुख्य रूप से जो सॉलिड है, ठोस, द्रव मतलब लिक्विड, और गैस माने कि गैस। अब इन ठोस, द्रव और गैस की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में। तो गैस में यह सर्वाधिक पाया जाता है। आपने इसीलिए एक गैस का नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सॉलिड जो होता है भैया, हम इसकी बात करते हैं, ठोस, द्रव और गैस की, है ना। तो गैस, ठोस के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे कम कंप्रेशन किसका होता है, तो सबसे कम जो होता है, ठीक है, तो फिर ये ठोस का होगा, है ना। चलिए,
आइएगा 3 के बाद नंबर 4 की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ठोस, द्रव और गैस में से इजीली सबसे ज्यादा गति किस में होती है? किसके अंदर गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी? देखो भैया, हम आपको कहते हैं ये चंदन की लकड़ी है, एक कहते हैं ये चंदन का इत्र बनाया है ना भाई साहब, जो लिक्विड अवस्था में है। हम कहते हैं ये चंदन की सीसी में गैस है। आप तीनों कमरे में जाकर के एक में चंदन की उस गैस को खोल देते हैं, एक कमरे में चंदन की लकड़ी को रख दिया, एक में चंदन के लिक्विड को रख दिया। बताओ किस कमरे में सबसे पहले खुशबू फैलेगी? तो आप कहोगे ऑब्वियसली बात सर, गैस जल्दी फैल जाएगी। आपने देखा होगा अक्सर मूली के पराठे लोग खा करके आते हैं और हमें नाक बंद करनी पड़ती है, वो बायोलॉजिकल विस्फोट है वो। ठीक है, तो बायोलॉजिकल विस्फोट कितना खतरनाक होता है, नाक बंद करनी पड़ती है। मतलब सबसे ज्यादा गति जिसके कणों में होगी वो चीज यहां पर हो जाएगी, है ना? तो क्या ये सॉलिड के कणों में होती है, ठोस में होती है, क्या ये द्रव में होती है? द्रव बेचारा बीच वाला है, इसको कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो ठोस के अंदर सबसे कम और गैस के अंदर फिर वही चीज सर्वाधिक। ये बेसिक से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दी। इन एक एक पॉइंट को लिखने में अगर है ना कोई बच्चों के, तो सर इनको डिटेल में लिखिए। ये कैसे लिखे जाते हैं पता है? ठोस के अंदर सर्वाधिक संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है, द्रव के अंदर ठोस से कम संपीड़न का गुण होता है ना? दो ठोस से कम होता है, ठोस से ज्यादा होता है, गैस से कम होता है, गैस के अंदर सर्वाधिक संपूर्ण। एक इस लाइन के तीन तीन पॉइंट बनते हैं। ये एरो हमको पता है कि बड़े छोटे का है, है ना भाई? ठोस से बड़ा द्रव, द्रव से बड़ा कौन हो गया? यहाँ गैस हो गया, तो सर्वाधिक। और सबसे कम मैं लिखते हुए भी जा रहा हूं, किसी को कंफ्यूजन हो जाए तो हमने इनमें भैया 3 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट यहाँ, इनको कहते हैं एक स्मार्ट तरीका पढ़ने का, जिनसे हमारा काम भी बहुत इजी वे में हो जाता है और लिखना भी कम पड़ता है। चलिए भैया, अगली जो स्टेट आती है चौथे नंबर पर, वो प्लाज्मा आती है। इसके पहले मैं आपको दो चीजें और आपसे साझा करना चाहूंगा। हालांकि मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कल, तरल, ठीक है, तरल मैंने बता दिया ना जिसका आकार नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इस प्लाज्मा को ठोस और द्रव के बीच की अवस्था समझते हैं। ठीक है, वो ये नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्लाज्मा अवस्था है ना, इसमें पहला बिंदु लिखते हैं, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। हिंदी में कहें तो पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा है। क्या ये सर ठोस और द्रव के बीच की अवस्था? नहीं, वो नहीं होता, वो आपको स्कूल तक पढ़ाया गया, वो नहीं है ना? ये एक प्रकार की चमक है। चमक या प्रकाश है, इट्स टाइप ऑफ लाइट। तो ये एक प्रकार का चमक होता है, एक प्रकार का प्रकाश होता है। अभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे शायद कि सर चमक कैसी, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे सूर्य से आने वाले प्रकाश, जैसे आपके मोबाइल में चलने वाला सेल्फी की लाइट, जैसे कि भैया बल्ब का प्रकाश, किसी भी प्रकार का जो प्रकाश आप देखते हैं, वो प्रकाश कहाँ से आया? तो ये एकमात्र ऐसी अवस्था होती है जो विद्युत की सुचालक है। वन एंड ओनली स्टेट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एकमात्र विद्युत की सुचालक अवस्था होती है। देखो अब आपके माइंड में ये चीज तो आई होगी कि ये एकमात्र विद्युत की सुचालक अवस्था कैसे है। ठीक है, देखो दोस्त समझना,
क्यों, क्या होता है कि ठोस भी तो होते हैं सर विद्युत के सुचालक। बिल्कुल, मैं आपकी बात से, सारे नहीं होते ना। लकड़ी सुचालक है? नहीं है। प्लास्टिक सुचालक है? नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, द्रव सर सुचालक होता है, लेकिन सारे नहीं होते ना। डिस्टिल वाटर कहाँ सुचालक होता है? क्या सर, बात तो सही। गैस तो भैया दिखती भी नहीं है। तो ये एकमात्र ऐसी है जो विद्युत की सुचालक होती है। सर ऐसा इसमें क्या होता है, इसके कण जो होते हैं ना, ये ऊर्जा प्राप्त करके आयनीकृत हो जाते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत रिपीट होता है ना, कि वह आयनीकृत अवस्था कौन सी है? तो वो ये वाली अवस्था होती है। तो याद रखना, यह आयनीकृत अवस्था होती है। इट्स स्टेट ऑफ, इट्स आयोनाइज स्टेट, ऐसा लिख लीजिए। आयनीकृत का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसका एक एग्जांपल है नियॉन बल्ब। उसको हम होल्डर में लगाए, विद्युत चालू किए, तो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है क्या? हाँ सर, उसने एनर्जी प्राप्त करी और उसमें नियॉन के क्या थे, गैस भरी हुई थी। तो नियॉन के पार्टिकल जैसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे ही उससे विद्युत या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं और आयनीकृत होकर के अपने अंदर से चमक निकालते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल होते हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं, आयनीकृत होते हैं, और आयनीकृत होकर के वो चमक उत्पन्न करने लगते हैं। और यही जो चमक होती है प्यारे दोस्त, है ना, याद रखिएगा, इसे हम प्रकाश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहां पर याद रखिएगा, सबसे प्यारा एग्जाम्पल देता हूं, सन, सूर्य, है ना, या फिर सूर्य एक तारा है, तो जितने भी स्टार हो गए वो सब प्रकाश भाई। अगर किसी भी, हम सोलर सिस्टम में जाएं, हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य एक तारा है, या किसी और में जाएं, तो सब जगह पर ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये प्रकाश एक प्रकार का प्लाज्मा है। हम इसके अलावा नियॉन बल्ब की बात कर सकते हैं। नियॉन बल्ब भी तो प्रकाश उत्पन्न करेगा। ठीक है, ठीक, इसके अलावा ट्यूबलाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं जिसको, वो भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, हमने नायक बेस से केमिस्ट्री करी है, तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको दोबारा पढ़ने की। आप रिवीजन करिए। ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग वही चीजें पढ़ेंगे आप। तो मेरे हिसाब से अगर आपने नायक बेस में से केमिस्ट्री कर ली है, तो आप यहाँ पर समय व्यर्थ मत कीजिए। आप सिर्फ अपनी अब रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता तो मैं खुद कर बोल देता आपको कि हाँ आपको लेना होगा। वैसा मैं है ना, होता है कई बैचेस में जब हम बोल देते हैं, लेकिन आपने ऑलरेडी कर लिया है, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, नोट्स बने हुए हैं, रिवीजन करिए। चलिए, तो ये चौथी अवस्था होती है पदार्थ की, जिसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ये देखिए, ये सूर्य है, आग का धधकता हुआ गोला है। अब सूर्य में सर नाभिकीय संलयन होता है वगैरह, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी का पार्ट नहीं। अभी ये ध्यान रखते हैं कि सूरज का जो प्रकाश है वो प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा स्टेट होती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। प्लाज्मा ठोस और द्रव के बीच की अवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की बात करते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करते हैं। सन 1920 का समय चल रहा था। ठीक है, कब का समय चल रहा था? सन 1920 का। 1920 में एक भारतीय वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। है ना, जो यहां पर बोस आप देख पा रहे हैं अभी लिखा हुआ, ये बोस, ये इन्हीं बंदे के नाम पर रखा गया जो आज आप यहां पर सत्येंद्र नाथ बोस। और आइंस्टीन का मतलब यहां पर जिससे है, वो उस व्यक्ति का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है,
इस अवस्था में मैं आपको सिर्फ दो बिंदु लिखवाऊंगा, क्योंकि प्रश्न ही एक तो नाम से आता है, पदार्थ की जो पांचवी अवस्था बीईसी होती है, उसमें बी का मतलब क्या होता है, बोस, या बोस किस वैज्ञानिक को इंगित करता है, सत्येंद्रनाथ बोस। ई का मतलब क्या होता है, आइंस्टीन। देखो क्या हुआ, ठोस मिल गया, द्रव मिल गया, गैस मिल गया। ठोस मिला, द्रव मिला, गैस मिला, प्लाज्मा मिला, ये बीईसी होता क्या है? ये सत्येंद्रनाथ बोस भारत के रहने वाले थे। सन 1920 वो दौर था जब भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम हुआ करता था। उस दौर में भारत का अगर वैज्ञानिक कोई खोज भी करे तो इतनी मान्यताएं नहीं दी जाती उन्हें। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सन 1920 के दशक में एक चीज निकल करके आती है। ये अपनी उन कैलकुलेशन को अल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि उस समय एक चर्चित नाम था, ये कह दे किसी वैज्ञानिक जगत में कि ये चीज है, तो उसको मतलब ये समझ लीजिए सर्वोपरि माना जाता था। कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक ऐसे थे जो कह दे तो उनकी बात को सच मान लिया जाता था, उनमें से एक हुआ करते थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के पास अपनी कैलकुलेशन पहुंचाई, तो इन्होंने उन कैलकुलेशन को जब करके देखा तो वास्तविकता में इन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। और जब दूसरे वैज्ञानिकों ने, फिर इन्होंने कहा और वो आर्टिकल छपा कि भाई सत्येंद्रनाथ बोस ने ऐसी ऐसी मेरे पास ये चीजें पहुंचाई है जो कि सही है और ये चीज होनी चाहिए। तो दूसरे वैज्ञानिकों ने जब इसको पढ़ा और इनके कैलकुलेशन वगैरह को देखा तो इन दोनों के नाम पर पदार्थ की पांचवी अवस्था रख दी, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। सर इसमें होता क्या है, अभी समझाता हूं। तो ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अब आपने एक टेम्परेचर का नाम सुना होगा, परम शून्य ताप। एब्सल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड में 273, या केल्विन में कहना चाहे तो 0 डिग्री केल्विन, सेम टेम्परेचर है, कोई अलग नहीं है। किसी वस्तु को अधिकतम टेम्परेचर देने की कोई सीमा निश्चित नहीं है ना, मतलब उसका पार्टिकल कुछ ना कुछ बिहेवियर करेगा ज्यादा टेम्परेचर देने पर। लेकिन सत्येंद्रनाथ बोस ने कहा कि हम किसी भी पार्टिकल को जब लोएस्ट टेम्परेचर पर ले जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी अवस्था परिवर्तन करना बंद कर देता है, हीलियम होता है जिसके पार्टिकल एंड तक, है ना, थतर 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 ऐसे करते रहे होंगे, -273 पर। -273.15 डिग्री या 0 केल्विन के बाद में कोई भी ऐसे पार्टिकल नहीं है जो कुछ बिहेव करते हो। कि सर मतलब जो टेम्परेचर -273.15 या 0 डिग्री केल्विन पर जो बिहेवियर उनका होता है, वो -10,000 पर भी सेम बिहेव करते हैं, -1,00,000 पर भी सेम बिहेव करते हैं। तो इस तरह से किसी भी वस्तु को माइनस के टेम्परेचर पर ले जाकर के उनके कुछ स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जाते हैं इस प्रकार से, और उनका उपयोग अध्ययन के लिए किया जाता और उनकी गणितीय गणनाएं की जाती, कैलकुलेशन किया जाता। इसलिए आप इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हो कभी भी कि यह दिखती कैसी अवस्था, यह दिखती क्या है, दिखती है ही नहीं। इस अवस्था में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल कैसे बिहेवियर करता है उस पार्टिकल का अध्ययन किया जाता है। तो कणों के बिहेवियर का, या मुख्य रूप से उनके जो नेचर होता है, उनकी जो प्रकृति होती है, वो किस तरह से बिहेव करती है, उनका अध्ययन किया जाता है, उनके स्पेक्ट्रम को यहां पर प्राप्त किया जाता है, जिनका उपयोग रिसर्च में भी किया जाता है, जिनका उपयोग उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग को जानने के लिए किया जाता है। सामान्य हमारे लोगों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं, हमारे लिए बस ये पांचवी अवस्था बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस का मतलब सत्येंद्रनाथ बोस से। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है, साधारण सी बात है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो भैया बीईसी कंप्लीट हो गया यहां पर। अब आपको यहां अवस्था परिवर्तन भी पढ़नी है, लेकिन आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये वो टॉपिक है जहां से आपकी एग्जाम में प्रश्न बनता है और बहुत इजी बनता है। कई बार आपने देखा होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक क्या होते हैं। कई बार आपको ये चीज पढ़ा दी जाती है, जो वापस लौट आए वो भौतिक, जो नहीं आ पाए वो रासायनिक। लेकिन बहुत सारे भौतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो लौट कर नहीं आ सकते। ठीक है, उस अवस्था में, है ना, आज अब मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट लिखूंगा, जब भी आपको वो घटनाएं दिखाई दे मतलब समझ जाना कि वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, सबसे पहला बिंदु भौतिक परिवर्तन के अंदर, तो सबसे पहला बिंदु याद रखिएगा, यह उत्क्रमणीय होता है ना, उस अवस्था में आ सकता है।
इट्स रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, एक्सेप्शन केमिस्ट्री है, बिना अपवाद के तो पढ़ ही नहीं सकते। तो यह उत्क्रमणीय होता है ना, मतलब पुनः जैसे बर्फ से पानी, तो पानी से बर्फ बन सकता है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, इसमें गुण नहीं बदलते। अगर बर्फ से पानी बना तो सिर्फ अवस्था बदली, गुण नहीं बदले। फॉर्मूला, एक बर्फ का भी फॉर्मूला H2 होता है, पानी का भी H2 होता है, जलवाष्प का भी फॉर्मूला H2 होता है। तो प्रॉपर्टी नेट नॉट चेंज, गुण कभी भी नहीं बदलते, ये चीज ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड, तो ये उत्क्रमणीय होते हैं, इसमें गुण नहीं बदलते हैं, तो फिर क्या चीज होती है? इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। चेंज इन स्टेट, तो अवस्था परिवर्तन होता है। हालांकि अवस्था परिवर्तन तो रासायनिक अभिक्रिया में भी हो सकता है, लेकिन यहां अवस्था बदल सकती है। ठीक है, अब अवस्था कैसे बदलेगी हम आपको समझाते हैं। जैसे कि प्यारे दोस्त, आपने ये चीज कई बार देखी होगी, कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, और कोई गैस होता है। ठीक है, हिंदी में आप इन्हें ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोई सॉलिड लिक्विड में जाता है, लिक्विड गैस में जाता है, कोई सॉलिड सीधा भी गैस में जा सकता है, कोई गैस द्रव में आ सकता है, कोई द्रव सॉलिड में आ सकता है। हाँ, अब कौन किस में बदलता है तो क्या कहलाता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहली चीज, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। दूसरा, इसमें गुण नहीं बदलते हैं, इसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। और सबसे मेन चीज, अगर कभी भूल जाओ तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नॉट फॉर्म्ड न्यू प्रोडक्ट, तो किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बन जाएगा, इसमें कभी नहीं बन सकता। तो ये उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल हो सकते हैं, इसमें गुण नहीं बदलते हैं। जरूरी नहीं है कि, हो सकता है ये जो 4 पॉइंट पढ़ाए हैं किसी भौतिक परिवर्तन में इनमें से 3 ही दिखे। जैसे मैंने कांच की शीशी उठा के जमीन पे फोड़ दी, अब उन कांच के टुकड़ों से वापस से कांच की बोतल तो वापस वो नहीं बन पाएगी, है ना, मैं उसका कुछ भी कर लूं। हाँ, रिसाइकल उससे कर सकते हैं, लेकिन वो कांच की बोतल तो टूट चुकी है। लेकिन क्या कांच के उन टुकड़ों में और कांच की बोतल के गुणों में परिवर्तन आए? कि सर नहीं आए। मैं इस पेन के 2 टुकड़े कर दूं तो क्या इसके गुण बदल जाएंगे? कोई नया प्रोडक्ट बन गया? कि सर नहीं बना। नहीं बना मतलब कि याद रखिएगा, कभी कभी वे चीजें जो हमें दिखे ऐसी कि ये वापस से उस परिवर्तन में नहीं आ सकती, मतलब वापस से उस चीज में नहीं आ सकती, लेकिन इनके गुण नहीं बदले हैं, वो भी भौतिक परिवर्तन होंगे। उन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, नॉन रिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन। नॉन रिवर्सिबल फिजिकल चेंज उन्हें कहा जाएगा। अभी मैं सारे ही बताऊंगा आपको। चलिए, इतनी चीजें आपने बेसिक सी समझी। अब मैं इन चीजों को भी डिस्क्राइब करूंगा, हम भौतिक परिवर्तन को पढ़ने जा रहे हैं। आप जब ये देखते हैं कि ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या ये क्या चीज होती है, तो ये एक्चुअल में चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन है। और पदार्थ का अवस्था परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, अब ये जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन है, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और इन भौतिक परिवर्तन में हम ये 6 परिवर्तन देखेंगे, कौन किस में बदलता है तो क्या चीज होती है। अगर कोई बर्फ पानी में बदले तो उसे मेल्ट होना या गलनांक कहते हैं, और कोई पानी बर्फ में बदले उसे फ्रीजिंग कहते हैं। कोई गैस पानी में बदल जाए तो उसे, भाई सीधी सी बात है, कंडक्शन है ना, कंडेंसेशन कहते हैं। और पानी गैस में बदल जाए तो उसे इवोपरेशन कहते हैं। किसी गैस का सॉलिड हो जाना
ये आपका कहलाएगा याद रखना डिपोजिशन, और किसी सॉलिड का गैस हो जाना ये कहलाता है सब्लिमेशन। हम इन चीजों को एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं, आप सिर्फ ये लिख लेना पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। सबसे पहली चीज फ्रीजिंग। देखो फ्रीजिंग में क्या घटना होती है, सिंपल सा फंडा है, कभी भी फ्रीजिंग अगर हो रहा है तो लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। किसी द्रव का ठोस में बदलना, है ना। कोई द्रव यदि ठोस में बदल जाए तो वो यहां पर होता है। ऐसी स्थिति में हमेशा तापमान घटेगा। डिक्रीज टेम्परेचर। अगर आपको पानी से बर्फ बनानी है तो उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना होगा, है ना। उदाहरण के तौर पर आप यहां देखिए, पानी से बर्फ, पानी से बर्फ बनना, ये सिंपल सा फंडा यहां पर हो सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, कई होंगे। जैसे कोई धातु पिघली हुई है, मेल्ट हुई है, उसको आप ठंडा करिए वो जम जाएगी। मोम को गर्म किया है आपने, मोम को ठंडा करिए वो जम जाएगा। ये कई कंडीशन हो सकती है। तो कोई पिघली हुई चीज जम जाए, कोई लिक्विड का सॉलिड हो जाना, तो ये चीज है कि किसी द्रव का ठोस में बदल जाना फ्रीजिंग कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ये यहां आप देख सकते हैं, यहां पर पानी है, ये बर्फ में बदल चुका है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, ये लिखा है मैंने यहाँ, इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, ये भौतिक परिवर्तन है। क्या आपसे कोई पूछे कि हिमांक कैसी घटना है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो आप इसको काई में पढ़ोगे, भौतिक में ही तो पढ़ोगे ना। कोई ठोस द्रव बन जाए तो द्रव वापिस से ठोस बन सकता है, तो स्टेट चेंज का एक घटना है ये, तो ये भौतिक परिवर्तन में ही आता है ना। इसीलिए तो फिजिकल में पढ़ा रहा हूं, इसीलिए तो भौतिक परिवर्तन के अंदर पढ़ा रहा हूं उसको, है ना। ये सब भौतिक परिवर्तन में ही है। आपका भौतिक परिवर्तन चल रहा है ये यहां से, है ना। ये मत समझना कुछ और पढ़ाना शुरू कर दिया, भौतिक परिवर्तन की ही एग्जाम्पल्स हैं सारे, ठीक है। हाँ, अगला आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, ये भी भौतिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठोस का द्रव में बदलना। अब कोई ठोस द्रव में बदले, ये घटना कब होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो, जब तापमान बढ़ेगा, है ना। उदाहरण के तौर पर आप कई चीजें देख सकते हो। बर्फ है, आइस है, ये वाटर में पानी में बदल जाए, ठीक है। और भी आप देख सकते हो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ मेटल, धातु का पिघलना। धातुओं को पिघला करके आकार ही तो देते हैं। किसी भी चीज अगर कोई सॉलिड से अगर वो लिक्विड में बदल रही है तो वो हमेशा आपका फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। ठोस का द्रव में बदलना, वहां पर तापमान बढ़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बर्फ पानी में बदले, कोई धातु लोहे है उसको गर्म करके आपने पिघला लिया तो लोहा ठोस था, अब वो लिक्विड में आ गया है, ठीक है। बात समझ में, बिल्कुल इजीएस्ट चीज है ये, है ना। आइसक्रीम का पिघल जाना
वापस जमा दो उसको, जम जाएगी वो, है ना। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण। लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर और गैस, किसी द्रव का वाष्प या गैस में बदलना। अब मैं जैसे ही इस पॉइंट को लिखता हूं ना, बच्चा इवोपराइजेशन और बॉइलिंग में कंफ्यूज होता है। बॉइलिंग, क्वथनांक। बॉइलिंग, जैसे पानी की अगर बात करें, कि एग्जांपल ले ही लेते हैं पानी, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉईल होता है। जैसे ये देखिए, ये पानी बॉईल हो रहा है, और ये, है ना, याद रखिएगा, ये स्टीम निकल रही है इससे, जिसे हम भाप कहते हैं। तो पानी को बॉईल करने पर भी वो गैस में बदल रहा है, लेकिन वो भाप है। कि सर अंतर क्या है दोनों में? सूर्य का प्रकाश जब समुद्र के ऊपर होता है, तो क्या पूरा समुद्र का पानी, नदियों का पानी, तालाब का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो रहा होता है? कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो रहा होता है? कभी देखा है आपने इस चीज को? क्या पूरा समुद्र का पानी उबल रहा होता है? कि सर नहीं। मतलब समुद्र का अगर कोई पानी भरा हुआ है ना, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर का जो पानी होगा इस इलाके का, वो जा रहा है, नीचे का पानी ठंडा होता है। तो वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, एक सतह की घटना है, और इसमें भैया पूरा पानी, बॉइलिंग में नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा पानी। अब अंतर समझ में आ गया आपको? दोनों में प्रोडक्ट सेम जा रहा है, कि दोनों ही गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन ये कि इसमें पूरा पानी 100 डिग्री पर पहुंचेगा, है ना, और इसमें ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है ना, वेपोराइजेशन में ऐसा नहीं है। तो यह एक सतही घटना है। इट्स प्रोसेस ऑन सरफेस, ये उस पानी की सतह पर काम करती है। ठीक है, तो ये सूर्य के प्रकाश के कारण ऐसा होता है। तो उदाहरण, पानी या जो वाटर होता है, उसका जल वाष्प में बदलना, है ना, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना। तो ये लिक्विड जो है, ये सीधा गैस के अंदर चली जाती है। तो ये घटना वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, तो बच्चे दो चीज में, वाष्पीकरण और बॉइलिंग को सेम समझते हैं। बॉइलिंग में जो पानी होता है, जैसे आप रोड से पानी गर्म करते हैं, पूरा पानी गर्म हो, उस घटना को बॉइलिंग कहा जाता है। बॉइलिंग मतलब पूरा पानी गर्म हो। उसमें भी पानी द्रव से जाएगा, गैस में ही। लेकिन वाष्पीकरण में पानी सिर्फ ऊपर ऊपर की सतह गर्म होती है। जैसे धूप में पानी की बाल्टी रखना, ऊपर का पानी गर्म होगा, नीचे का पूरा बाल्टी गर्म नहीं होता है। हाँ, सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा है कि फिर भी सबसे ज्यादा गर्म ऊपर का होगा, नीचे का उतना गर्म नहीं होगा। कुएं में देखिएगा कभी, ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों में एक चीज ऑब्जर्व करते हैं आप, ठंड के दिनों में, खासकर गर्मी के दिनों में, कुएं के ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे का पानी ठंडा होता है। बोरवेल से पानी निकालो, ठंड में गर्म निकलता है, गर्मियों के दिनों में ठंडा निकलता है। ये वही तो है, 4 डिग्री असामान्य प्रसार होता है। चलिए, अगली चीज, संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इसका उल्टा। गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन। वेपर और गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड।
उदाहरण देखिए आप, वर्षा या रेन, कहां से आया वर्षा का पानी? वाष्पीकरण हुआ, इस सूर्य के कारण सतह का पानी उठ करके गया। यही जलवाष्प शुरुआत में जब गर्म थी तब तक तो ये जलवाष्प बनी रही, है ना। और ये जलवाष्प वापस से ठंडी होकर के यहां पर वर्षा कर रही है, रेन हो रही है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये नीचे गिर रहा है, कंडेंसेशन की घटना हो गई। तो जलवाष्प का वर्षा के रूप में पानी गिरा देना मतलब गैस वापस से लिक्विड में बदल गई है। तो वर्षा का होना किस चीज को इंगित कर रहा है? वर्षा का होना यहां पर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंगित कर रहा है वर्षा का होना। प्यारी दोस्त, आपका मुख्य रूप से यहां पर किसको इंगित कर रहा है कि संघनन हुआ है, कंडेंसेशन हुआ है। आपने कई बार ऐसी पानी की बोतलें खरीदी होंगी, कुछ समय बाद ये देखा होगा कि इन पानी की बोतल पर बाहर से पानी कहां से आ जाता है यार, ठंडी तो ये अंदर भी पानी है, इसका बाहर कहां से आ गया? आसपास वायु में उपस्थित नमी को खींच लेता है ये। तो जब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वायु में उपस्थित नमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये घटना कब घटित होगी? तो ये चीज ध्यान रखना, तापमान कम होने पर, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब तापमान कम होगा, तब ये घटना देखने को मिलेगी, वर्षा होना। इसके अलावा और भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे आप सीएनजी में गैस भरते हैं, उसमें भी तो ये होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो। आपने, है ना, कंपीडित प्राकृतिक गैस। अब इसमें कौन सा ईंधन होता है, ये आगे के टॉपिक है अपना, है ना, गैस एंड गैसेस लो, उसमें पढ़ेंगे। एलपीजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, द्रवित प्राकृतिक, सॉरी नेचुरल लिख दिया मैंने, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना, ये सब इसमें काउंट की जाती है, ये भी इसी अवस्था को, क्योंकि कभी कभी गैस के सिलेंडर में से गैस निकालना एकदम ठंडी निकलती है, लिक्विड अवस्था में उसको कंप्रेस किया गया तो उसकी गैस द्रव में बदल गई। जितना प्रेशर गैसों पर बनाया जाता है ना, वो द्रव में बदलती है। और प्रेशर बढ़ाओगे तो वो हो सकता है सॉलिड में बदले। तो पहले गैस के बाद वो कन्वर्ट होगी तो लिक्विड के अंदर, ये चीज होती है ना, संघनन। फिर आता है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सीधा है भाई, अगर कोई ठोस है, सॉलिड है, अगर वो सीधा बदल जाए किसके अंदर? गैस के अंदर, ठीक है। तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस, ठोस का गैस में बदलना। ऐसा बहुत सी जगह होता है, सूखी बर्फ, ड्राई आइस, इसका, है ना, ये तो दो नाम हो गए इसके। एक होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, हिंदी में आप इसे ठोस CO2 भी कह सकते हैं, है ना। ये वही है जो शादियों में धुआं करने के काम आती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। कपूर, कैम्फर, है ना, अब आरती में यूज करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का एक हिंदी नाम और याद रखिएगा, नौसादर। NH4Cl, ये सब ठोस से। आयोडीन, इनको खुला छोड़ो ये सीधा उड़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और आप याद रख सकते हैं, एंथ्रासाइन नाम है इसका एक, अमोनियम क्लोराइड का, ये भी यहाँ आता है। नेफ्थलीन की गोली देखी होगी आपने, ठीक है। ये सब ऐसे ही है, ये सीधे सॉलिड से बदलेंगे तो गैस के अंदर बदलेंगे। कभी आपने ड्राई आइस आपको मिले, उसमें हल्का सा गर्म पानी डाल देना,
वो सॉलिड से इतना धुआं करते हुए बढ़ेगी कि भैया पूछो ही मत। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, कुछ बच्चे लगातार कह रहे सर हमारी कमेंट, भैया माफ कीजिए, हमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा ये है हम समय पर चीजें कंप्लीट कर लें। बात करने के लिए हमारे पास बहुत माध्यम है। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ करके एक शिक्षक का अनुरोध है, बड़े भाई का अनुरोध है कि आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। मेरा नाम, आपका नाम लेने से अगर सिलेक्शन हो जाए तो मैं इसको पढ़ाना कल से ही बंद कर देता हूँ। रोज 5-7 घंटे पढ़ाने से क्या ही मतलब है, रोज लाइव आकर के सिर्फ आपके नाम ले लिया करूंगा। सोचने वाली बात है, पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सब ड्राई आइस हो गया, कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, एंथ्रासाइन हो गया, नैप्थलीन बोल्स हो गई, ये सब के सब सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है। एक लास्ट और है जिसको बोलते हैं नीचेपन। नीचेपन इसका उल्टा होता है। कोई गैस जो होती है ना, अगर वो गैस बदल जाए किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर, पहले ठोस बदला था, गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड। गैस का ठोस में बदलना, ऐसा सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण आपका जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो यही हो सकता है, पाला या फ्रोस्ट जिसे कहा जाता है। इसके अलावा इतने एग्जाम्पल नहीं है, है ना। ये आप यहां पर देखिए, पानी की भाप जो होती है वो कभी कभी सीधी बर्फ में बदल जाती है। आपने इस तरह से पत्तियों पर जमी हुई बर्फ को देखा होगा। तो ठंड के दिनों में क्या होता है, पाला गिरता है, भयंकर गिरता है, ठंड ज्यादा होती है। तो आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, फसल जल गई है। अब है ना, शहर शहर वाले लोगों को ये शब्द समझ नहीं आता, ठंड में फसल कैसे जल गई, किसने आग लगाई थी। अरे आग नहीं, ठंड से जल गई। ठंड से कैसे जलती है, ठंड लगती है। ठंड से जलने का मतलब ये हो जाता है कि जो पत्तियां होती हैं उस पर इस तरह की बर्फ की संरचना बन जाती है, जिसे पाला गिरना या फ्रोस्ट गिरना कहा कहते हैं। तो ये पाला जो होता है ना, ये वायुमंडल की नमी होती है, और ये नमी टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि ये द्रव में बदलने के बजाय पत्तियों पर सीधी बर्फ में बदल जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सीधी बदल जाएगी उसके अंदर, इस चीज को हमको यहां पर याद रखिएगा। ओके, तो ये पाला या फ्रोस्ट कहा जाता है, पत्तियों के ऊपर बर्फ का जमना। ठीक, पत्तियों के ऊपर बर्फ का जमना, इसे हिंदी लैंग्वेज में, शुद्ध हिंदी भाषा का शब्द है, पाला गिरना बोलते हैं। ठीक है, और फ्रॉस्ट इंग्लिश शब्द है ना, इसी के लिए यूज किया जाता है, तो आपको यही याद रखना होगा। चलिए, अब आपने कई चीजें मुझसे पढ़ी, अब मैं आपको डायरेक्टली कुछ 15-20 एग्जाम्पल, 30 एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन के सीधे ही देता हूं। इनको लिखने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैं ऑलरेडी इनको टाइप करके लाया हूं, आप बाद में इनको लिख लेना। क्योंकि 30 एग्जाम्पल लिखना मतलब 1 मिनट का एक माने और भौतिक रासायनिक का हम दोनों का लिखें तो हमारे लिए बहुत समय हो जाता। ठीक है, बर्फ का पानी में बदलना, भाई सीधी सी बात है, बर्फ पानी में बदले तो कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। पानी भाप में बदले, भाप पानी में बदले, पानी का बर्फ बदलना। कागज को आप फाड़ो, कागज को मोड़ो, उसके गुण नहीं बदले, जब तक कागज जले नहीं तब तक आपका भौतिक परिवर्तन। लकड़ी को काटना, यहां पर याद रखिएगा, ये नहीं बोला हरे पेड़ को काटा है, हरे पेड़ को काटोगे रासायनिक हो जाएगा। लेकिन लकड़ी का टुकड़ा है, उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं, पहले से कटी हुई लकड़ी को काटा है तो उसके गुण नहीं बदले हैं, भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। हाँ, ये जो है दोनों, ये अनुत्क्रमणीय भौतिक है। इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, ये अनुत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, धातु का पीटना, वापस से आप उसको ला सकते हो उस आकार में। लोहे को खींचकर तार बनाना, तार को गलाकर लोहा बना सकते हैं। चीनी को पानी में घोलना, वापस से पानी जलवाष्प बन जाएगा, वो उसी अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, नमक को पानी में घोलना, इस क्लास का टाइम नहीं बदल सकता। मेरी सुबह 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, है ना, क्लास होती है। 2 से 3 गैप होती है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 क्लास होती है। 6 से 7 की गैप होती है, 7 से 8 क्लास होती है। आप फ्री हो सकते हैं, मैं नहीं हूं।
आप अगर नहीं समय है तो आप उस समय रिकॉर्डेड देख लीजिए, आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध। क्योंकि 24 बच्चा भी अगर ये बोल देगा ना, सर मुझे 1 से 2 में दिक्कत है, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, 5 से 6 में, 6 से 7 में, तो जीवन में आप कभी नहीं पढ़ पाओगे अगर मैं उन 24 बच्चों की बात मान लूँ सिर्फ तो। क्योंकि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और 24 बच्चा ही चाहिए हमको मना करने के लिए। आप जीवन में कभी नहीं पढ़ पाओगे किसी शिक्षक से, क्योंकि दोस्त 24 बच्चा इजीली मिल भी जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज को समझो कि पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है। समस्या हमारी है तो हम सामने वाले पर नहीं थोप सकते। ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, आश्चर्यचकित मत होइए, सिर्फ 24 बच्चा चाहिए। आइए, नमक को पानी में घोलना, दूध का उबलना, घी या मक्खन का पिघलना, मोम का पिघलना, हवा का गुब्बारा, हवा भरी है गुब्बारे में, निकल सकती है। ठीक है, कंघी से बाल करना, अब वापिस से बिगड़ सकता है। पानी में रेत मिलाना, रेत पानी में मिलती नहीं है, तेल अलग हो जाएगा वापिस से। पानी में तेल मिलाना, दोनों नहीं मिलते हैं, वे अलग रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ऐसे पदार्थों को मिलाना या तो उन्हें गर्म या ठंडा करके अलग किया जा सके, या वो मिले ही नहीं। ठीक है, कपड़ों को सिलना, अब बहुत सारा बच्चा इसको रासायनिक परिवर्तन मान लेता है। कपड़े सिले गए हैं तो कपड़े में परिवर्तन थोड़ी हो गए, कपड़ा तो वही है, बस उसका रूप बदल गया है ना, उसका आकार बदल गया, ये इरिवर्सिबल है। उस कपड़े को आप पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। बस धातु का पॉलिश करना, वो चमकदार बन गई है। बर्फ को पीसना, ठीक है, आलू को छीलना। देखो यहां पर किसी भी सब्जी को काटने पर रंग बदलने की बात नहीं की, सिर्फ छीलने की बात की है। भौतिक परिवर्तन। पत्थर तोड़ना, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, पानी का उबलना, ठंडा करना, मिट्टी का गीला होना, कपड़े सुखाना, है ना, एक कीचड़ होना, सर ये कैसे, अरे मिट्टी सूख जाएगी तो कीचड़ खत्म हो जाएगा। कपड़े सुखाना, अरे वापिस से गीला कर दो यार। धातु को मोड़ना, वापिस से सीधा कर दो यार। कागज को मोड़ना या फाड़ना है ना, काटना हो जाए। किसी द्रव का वाष्प बनना। ये कुछ एग्जाम्पल थे, इनको आप वापस से पढ़िएगा, है ना। जो मैंने अभी 6 कंडीशंस बताई हैं, ये उनमें फिट बैठते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। केमिकल चेंज जरूर बचा है, मैं उसको लाया भी हूँ। ठीक है, लेकिन ये अब मुझे कल करवाना पड़ेगा। कल का टॉपिक रहेगा अणु और परमाणु, तो शुरू के 10 मिनट हम इसको देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। है ना, मेरी एमटीएस में भी एक क्लास है, इसलिए मैं आपसे जल्दी अलविदा ले रहा हूँ। धन्यवाद, हालांकि समय हो चुका है।